हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माई लॉर्ड में। चलो बिना देरी किए हुए आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो दिशा पब्लिकेशन बुक से है। बिना टाइम करते हैं हम। और यदि आपको फुल PDF चाहिए पूरी बुक की तो हमारे नंबर है 9694683809 पे आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह अपना सिरोही। कितना? 1722 मीटर। नेक्स्ट, संतों का शिखर किसे कहते हैं? अपना गुरु शिखर को। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहाँ पे है? ये माउंट आबू में है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। नेक्स्ट, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अरावली का। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का है? तो यह दक्षिणी भाग का। गलत युग्म को पहचान करना है तो ये गलत है क्योंकि गुरु शिखर सिरोही में है जबकि सीकर में नहीं। बाकी सिरोही में अचलगढ़ है, अजमेर में तारागढ़ है, जयपुर में खो चोटी है। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। देख लीजिए बाकी का चैप्टर आप। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है तो कितनी है? 1722। नेक्स्ट, जितने भी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन सारे मिलेंगे यहाँ पे। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये किया गया दत्तात्रेय। आप जानते हो, थोड़ा सा इस सारणी को देख लीजिए। दत्तात्रेय का मंदिर भी यहाँ पे होता है, मिला है। तो 5 मीटर ऊंचा मंदिर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे किसका मंदिर मिलता है? दत्तात्रेय जी का। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो आप याद रखिए उदयपुर में है। जरगा पर्वत कहाँ पे? उदयपुर में। राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। नेक्स्ट, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? तो आप जानते हो सबसे ऊंचा है से वो आबू का माउंट आबू में अपना कौन सा अभी बताया था मैं। अरे गुरु शिखर सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु शिखर, इसके बाद शेर, इसके बाद दिलवाड़ा, फिर जरगा, इसके बाद फिर अचलगढ़। तो याद रखिएगा सबसे ऊंचा कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से जरगा है। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है अपना उत्तरी अरावली कहाँ पे है? ये है अपनी वुहानगढ़ में। नेक्स्ट, मध्य अरावली कहाँ है? तारागढ़। मध्य अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। और दक्षिणी अरावली ऋषिकेश। सबसे ऊंची नहीं बोला, मतलब कहाँ कहाँ पे है ये, तो ये प्रदेश है और इनकी पर्वत चोटियाँ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार देखोगे उतना फायदा होगा। सारे क्वेश्चन जहाँ तक ज़्यादा इससे बनेंगे, आप देख लीजिए। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। गुरु शिखर कहाँ कितनी की ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर, सिरोही में पड़ती है। शेर की 1597, दिलवाड़ा की 1442 और जरगा की 1431। याद रखिएगा। अचलगढ़ की 1380, आबू की 1295। ठीक है। कुंभलगढ़ की और देख लेते हैं। तो कुंभलगढ़ की अपनी राजसमंद पड़ती है, 1224 है। इसके बाद में अपना कौन सी सज्जनगढ़ के देख लो तो 938 है। कमलनाथ की देख लो तो कितनी है? 1001 है। बाकी आप और देख लेना ऋषिकेश की, इनकी सबकी। डोरा पर्वत की देख लो तो कितनी उदयपुर में है? 867 है। नागपानी की 867। डोरा पर्वत की कितनी है? 869। ठीक है, जालौर में है डोरा पर्वत। आगे आप देख लो थोड़ा सा, मध्य अरावली की चोटियाँ देख लो। तो मध्य अरावली की चोटियाँ ब्यावर में पड़ती हैं और ये टॉडगढ़, गौरम जी भी बोलते हैं इनको। तो ये है 933 मीटर ऊंची है। तारागढ़ में अजमेर में जो 873 मीटर ऊंची है और नागपहाड़ 795। तो ये मध्य अरावली की चोटियाँ हैं, टॉडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, उत्तरी अरावली की चोटियाँ देख लीजिए। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर है। इसके बाद मालखेत है सीकर में, 1052 मीटर है। लोहागढ़ है, भोजगढ़, खो, इस प्रकार देख लीजिए। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वापस लेके आऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन ही इससे संबंधित आ गया। तो अरावली की चोटियों का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो आप लगाइए पहले तो चलो मैं ही लगा देता हूँ। गुरु शिखर सबसे बड़ी, इसके बाद शेर 1597, फिर जरगा आपको पता है, आपको बता दिया मैंने। जरगा की ऊंचाई कितनी है, तो दोबारा देख लीजिए। जरगा की ऊंचाई है अपनी 1431। जरगा से बड़ी कौन सी है, दिलवाड़ा, याद रखिएगा। दिलवाड़ा की 1442 और जरगा की 1431। तो यहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा। आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गुरु शिखर की कदम 1597, वो 1722, शेर की 1597, फिर जरगा की, फिर अचलगढ़ की। जरगा की कितनी है, 1431। शेर से बीच, शेर और जरगा के बीच की कौन सी है, ये अपनी है दिलवाड़ा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अपनी तारागढ़। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, तो सज्जनगढ़ नहीं है। बाकी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, ये पूछा है। जबकि रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में है, बिलानी और बरवाड़ा ये उत्तरी अरावली की है। सज्जनगढ़ आपको पता है कहाँ की है, दोबारा आपको निकाल के बता देता हूँ मैं। सज्जनगढ़ अपनी ये रही, सज्जनगढ़ कौन सी, सज्जनगढ़ ये रही। तो ये अपनी दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है अपनी तारागढ़। और तारागढ़ यदि गौराम जी होती तो गौराम जी होती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च सबसे, दोबारा इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन तारागढ़ से बड़ी ऊंची टॉडगढ़ है और तारागढ़ दूसरे नंबर की है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, तारागढ़ दिए हुए है, तो तारागढ़ ऑप्शन में होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, तो अपनी सज्जनगढ़ नहीं है। कौन सी नहीं है, सज्जनगढ़ दक्षिणी अरावली की है। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, तो मध्य अरावली में आपको पता है नाग पहाड़, तारागढ़ और टॉडगढ़, ये तीन है ना। सबसे बड़ी टॉडगढ़ है, दूसरे नंबर की नाग पहाड़ वो तारागढ़ है, और तीसरे नंबर की नाग पहाड़ है। तो मध्य अरावली की तीन ही चोटियाँ है, आप अच्छे से याद रख सकते हो। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की चोटी कौन सी है, तो अरावली श्रेणी की, तो आप जानते हो शेर है 1597 मीटर वाली। शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। सुमिलित सही सुमिलित नहीं है, हम सुमिलित कौन सा है कौन सा नहीं है वो देखना है। तो घग्गर को मृत नदी को बोलते हैं, और भोराट एक पठार है, और शेर अरावली की चोटी है। जबकि नागपाणी अरावली दर्रा नहीं है, नागपाणी एक चोटी है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो ये है डोरा, दक्षिणी भाग में चोटी है। जबकि ये रघुनाथगढ़, बैराट और बोवाई उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये है अपनी शेर, क्योंकि सबसे बड़ी तो आप जानते हो, तो ऑप्शन में देगा नहीं उसको। तो कौन सी है, शेर। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च शिखर इनमें से दिया हुआ है, इनमें से छांटना है, तो अचलगढ़ है। इनमें से बड़ा कौन सा है, मैंने आपको क्रम से बता चुका हूँ। अचलगढ़ की कितनी है, 1431 मीटर। नेक्स्ट, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा। अभी मैंने बताया शेर से नीचे और अचलगढ़ से ऊंचा, तो अभी मैं आपको बताया था जरगा। कौन सा बताया था, जरगा कितनी है, 1442 मीटर। ठीक है दोस्तों, जरगा की ऊंचाई कितनी है, 1442, अचलगढ़ की 1431। नेक्स्ट, अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो ये होगा रघुनाथ, कोमलगढ़ और अचलगढ़, जरगा। याद है रघुनाथगढ़ की कितनी है, लगभग 1055, कोमलगढ़ की कितनी है 1224, अचलगढ़ की कितनी है 13, वो लगभग कितना 1431, और जरगा की 1442। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ। आप जानते हो शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, याद रखोगे। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है, तो आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है, रोजा भाकर 730 है, झारोला पहाड़ 588 है, डोरा पर्वत 869 है। जबकि इस राणा इतना नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली श्रेणी में अवस्थित है, तो ये अपनी लीलागढ़। कौन सी है, लीलागढ़ दक्षिणी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है, तो यह है अपनी बूंदी में। नेक्स्ट, बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावल श्रेणी में स्थित है आडावाला पर्वत। नेक्स्ट, विंध्यन क्रम
कि आडावाला पहाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बूंदी में, बूंदी सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो अपन जानते हैं उदयपुर में है। नेक्स्ट, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, ये बसा है अपना सिरोही। नेक्स्ट, सिरोही जिलों में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर ऊपर बसा हुआ है। आबू पर्वत का खंड संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसैलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञात है कि प्रताप राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है। प्रतापगढ़ सबसे ऊंचा तो सिरोही है, इसके बाद में प्रतापगढ़। नेक्स्ट, इन क्वेश्चनों को देखिए उन क्वेश्चनों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सुमिलित है। और इसके बाद में दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। गलत है ये। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां कौन सी है? शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश, गुरु शिखर है। बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा होगा अपना? ये। नेक्स्ट, राजस्थान में हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ गाँव में हॉर्सशू प्रकार की। आगे आइए, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो यह है अपने हाड़ौती पठार में। नेक्स्ट, तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? तो शेखावाटी में। तोराबाटी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? शेखावाटी में। देख लीजिए, तोराबाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के नीम के थाना और पश्चिम भाग झुंझुनू के दक्षिण भाग एवं सीकर जिले की पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट, समुद्र तल से घौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो यह है अपनी 740 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के गोसारा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। और सप्त ज्वालामुखी के मुहाने जैसे दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी कहा जाता है। आगे, मुकुंदरा बाहाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? तो अपनी कोटा जिले में फैली हुई। देखिए, मुकुंदरा बाहाड़ा की कोटा और झालरापाटन के बीच में स्थित है। आगे, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? तो झालावाड़, कोटा में। नेक्स्ट, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर में। नेक्स्ट, ये अलवर कहाँ पे है? सीकर जिले में। राजस्थान के किस जिले में? सीकर जिले में हर्ष पर्वत। जबकि हर्ष की पहाड़ी कहाँ पे है आपको पता होगा? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में देखने को मिलती है। आगे, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी 820 मीटर ऊंची है? तो इन चारों ऑप्शनों में से होगी हर्षनाथ की चोटी और हर्षनाथ पर्वत की चोटी। इसके बाद के निम्न कथनों को आगे आते हैं। नेक्स्ट, जो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उनको नहीं करूँगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है अपना उड़िया का पठार। कितना है? 160 मीटर ऊंचा है ये। आबू पर्वत, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1360 मीटर है। गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा है और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा। कितना है? उड़िया का पठार 1360 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो ये अपना उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा। राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो आपको पता है, सिरोही जिले में। कहाँ पे? सिरोही जिले में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पहाड़ स्थित है। तो ये कौन सा है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में अपना भौराट का पठार है। कौन सा है? भौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। देखिए, भौराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। उत्तर सबसे ऊंचा तो आपने देख लिया। कौन सा है सबसे ऊंचा? उड़िया का पठार है। कितना? 1360 मीटर। और दूसरे नंबर कौन सा है? भौराट का पठार कितना ऊंचा है? 1225। नेक्स्ट आते हैं, भौराट का पठार कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। आगे आते हैं, भौराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है उदयपुर में है। सुमिलित नहीं है, ये काफ़ी बार एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो सुमिलित नहीं है, तो भौराट का पठार अभी आपने देखा कहाँ पे है? उदयपुर में है। अब कुगड़ पट्टी अजमेर नागौर में स्थित है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है।
जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित कौन सा है? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कौन सा है? लसाड़िया का पठार। और ये देखिए इसकी व्याख्या, इस पठार की ऊंचाई कितनी है? 325 मीटर से 650 मीटर तक। आगे सुमेलित नहीं है, तो हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो आपको पता है लसाड़िया का पठार कहाँ बताया था? आपको अभी देखा आपने, कहाँ बताया था? प्रतापगढ़ एवं सलुम्बर के बीच में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ एवं सलुम्बर के बीच में है लसाड़िया का पठार। तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है प्रतापगढ़ और जयसमंद, ये प्रतापगढ़ एवं सलुम्बर के बीच, प्रतापगढ़ और सलुम्बर के बीच में है अपना लसाड़िया का पठार। तो यहाँ पे गलत दे रखा है, क्या बता रखा है? राजसमंद, तो गलत दे रखा है। तो जबकि भाकर पूर्वी सिरोही में है, भौराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य बीच में है, उड़िया का पठार माउंट आबू के पास है। उड़िया का पठार माउंट आबू में है। लसाड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में है? तो राजस्थान लसाड़िया का पठार अभी आपने देखा कहाँ पे है? सलुम्बर और प्रतापगढ़ के बीच में है। तो आपको कौन सा आंसर होगा? तो देखिए वर्तमान में सलुम्बर जिले में है। तो ये अभी आपको बता दिया है। आपको ये क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो ये अपना कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये व्याख्या देख लीजिए इसकी। ऊपरमाल है तो ऊपरमाल हाड़ौती का पठार है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपरमाल। नेक्स्ट, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो अजमेर पाली नहीं है, जबकि कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा है। ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल है एक कौन सा? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। ऊपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य का पठार क्या, किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट नाकोड़ा पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अपनी जैसलमेर बाड़मेर में। मैसा पठार कहाँ पे है? तो अपना चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट आते हैं अपना, ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। बरदर्रा कहाँ है? तो ये अपना मध्य अरावली में है बरदर्रा। नेक्स्ट, सुरा घाट और शिव घाट कहाँ पे स्थित है? मध्य अरावली में। नेक्स्ट आते हैं बर परवेरिया से पूर्व देवारी का सुरा संबंध है तो दर्रा से। इसके बाद आते हैं सुमेलित नहीं है, तो अपना क्या सुमेलित नहीं है? बरदर्रा उदयपुर में, ये गलत है। जबकि बरदर्रा आपको कहाँ पे है? आप देख लीजिए, ये बरपाली में है। कहाँ पे है? बरपाली में है। तो आगे आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा? तो अपना ये नहीं है, ये नहीं है, अरनिया। जबकि हाथीगुड़ा, सोमेश्वर और देशूरी दक्षिणी अरावली पार करने वाले दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे कौन से हैं? तो देशूरी व हाथी दर्रे अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है तो अपने उदयपुर और राजसमंद को जोड़ता है हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व के क्रम में है? तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में है अपना भौराट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार एवं हाड़ौती का पठार, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी व्याख्या आप देख लेना। उदयपुर पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अपने अलवर में है। उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है? अपनी अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ी देख लीजिए, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? अलवर में है। आगे, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है तो कहाँ पे? रामगढ़ 12 में है। 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। कौन सा? रामगढ़ 12। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है तो रामगढ़ 12 में। सुमेलित कीजिए, इस क्वेश्चन को सुमेलित करना है अपन को। तो चलो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सुमेलित करना है अपन को। तो पहला है अपना जयगढ़, तो जयगढ़ है अपने कहाँ पे? जयपुर में। इसके बाद त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? तो त्रिकुट पहाड़ी है अपनी जैसलमेर में। और इसके बाद लसाड़िया का पठार है अपन का
जयसमंद झील के पूर्वी भाग में और रघुनाथगढ़ सीकर में है। याद रखिएगा, रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में। नेक्स्ट, ये इनको भी सुमेलित करना है, तो इनको सुमेलित करना है अपन को। तो अपना डोरा पर्वत कहाँ है? जालौर में डोरा पर्वत। इसके बाद कमली घाट है अपना, ये राजसमंद में कमली घाट। और हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? आपको याद है, ये तो करा दिया आपको मैंने। कहाँ पे? सीकर में। और हाथी नाल कहाँ पे है? उदयपुर में। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं जलवायु से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अपना राजस्थान का कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो ये है अपना तापमान। इसके बाद इसकी देख लीजिए व्याख्या। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का 99% भाग उपोष्ण कटिबंधीय तथा 1 भाग उष्ण कटिबंधीय में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और महासागरीय भागों से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल। नेक्स्ट, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो आपको पता है, ये है अपनी अक्षांशीय अवस्थिति और इसके बाद अपनी अक्षांशीय स्थिति हो गई। इसके बाद अपना है अरब सागर से दूरी और दूसरा आपने बताया था मैंने उच्चवच विशेषता। अभी आपको व्याख्या में बताया दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए, तापमान, महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल है। और इसमें अक्षांशीय नहीं बताया क्या मैंने? अक्षांशीय बताया था दोस्तों, डिग्री। चलो आगे आते हैं। अक्षांशीय होगा जबकि देशांतरीय नहीं होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे, इतने पढ़े लिखे हैं। तो राजस्थान के अधिकांश उच्चावची भाग औसत समुद्र तल से लगभग 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आती है। ये अपने उच्चावची भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। आगे, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करिए। तो ये कथन है, तो इसमें से चौथा कथन, सभी कथन सत्य है। देख लीजिए, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूरब से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे यूं जाते हैं तो घटती है। पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, जबकि रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान कितना डिग्री होता है? 49 डिग्री तक पहुँच जाता है। चलो, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो क्या है? वर्षा में बहुत अधिक विषमता ये यहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान की जलवायु दिशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य बताना है। तो इसमें राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। बाकी क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं बताया, तो पहला बताया है। आगे, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये वर्षा का समान वितरण ये कहाँ है? आपको पता है, जबकि समुद्र से दूरी, तापमान, प्रचलित पवने जलवायु को परिवर्तित करती है, निर्धारित करती है। आगे, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है, तो इसको बोलते हैं मावट। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो शीतकाल में होने वाली वर्षा इसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। किसके कारण से? पश्चिमी विक्षोभों के कारण से शीतकाल में वर्षा होती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो मावट कहते हैं। नेक्स्ट, मावट क्या है? तो मावट पश्चिमी विक्षोभ से हुई मतलब देखिए, मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति। दोस्तों क्वेश्चन तो अलग था कुछ। मावट क्या है? कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? मावट तो दोस्तों आपको पता है, भूमध्य सागरों से लाई गई बरसात है। हाँ, ये रहा। तो क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। आगे, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो यह होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो फसल कौन सी है वो? तो फसल के लिए तो कौन सी गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है मावट। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? लाभान्वित तो ये नहीं है कपास, जबकि सरसों, चना, गेहूँ है। कपास आप जानते हो कब क्यों नहीं है? निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है?
तो आपको पता है मक्का नहीं है क्योंकि ये खरीफ की है, मूंगफली मक्का खरीफ की है। आगे राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, तो यह है अपनी उत्तर पश्चिमी हवाओं से। सर्दियों की वर्षा कहाँ से होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन किन महीनों में होती है? तो ये होती है अपनी दिसंबर से जनवरी में। दिसंबर जनवरी में वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। आगे देखिए, ये व्याख्या है इसकी। पूर्वैया क्या है? तो पूर्वैया एक हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इसी को पूर्वैया कहते हैं। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो दक्षिण पश्चिम की मानसून की अवधि होती है अपनी जून से सितंबर। आगे राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस सागर से आती है? तो हिंद महासागर से आती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये करता है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से। आगे राजस्थान की कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है? तो इसका मानसून के समांतर होना। आगे ये आप जानते हो, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समुद्र समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो झालावाड़ में सर्वाधिक होती है, बांसवाड़ा में भी काफ़ी होती है। आगे आते हैं, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आगे राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये होती है अपनी माउंट आबू पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो ये अपनी है किसकी है? वैसे झालावाड़ की होनी चाहिए लेकिन झालावाड़ नहीं है, तो अपना सिरोही की सर्वाधिक है। कितनी? 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। आगे आते हैं, सबसे ज़्यादा से माउंट आबू पे ही होती है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित है। तो आप समझ गए हो, उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। आगे 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर। नेक्स्ट, जो जुलाई माह की 999 मिलीबार की समरेखा किन जिलों में होकर गुजरती है? आपको पता है, जालौर, पाली, अजमेर से होकर। राजस्थान में न्यूनतम औसत वर्षा के जिले को मानचित्र निम्न में से किस संख्या से अंकित करता है? तो देखिए, सबसे कम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे कम होगी जैसलमेर में। आगे आते हैं, राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा की अधिकतम क्षमता पाई जाती है? पाई जाती है जैसलमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा है, तो कहाँ पे निम्नतम है? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में होता है? तो जुलाई एवं अगस्त माह में। राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में होती है? जैसलमेर में होती है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो आपको पता है ये तो किस जिले में? गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया, तो ये अलवर में किया गया था। देखिए, गंगानगर में सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड है 50.6 का। और इसके बाद में ये 1934 का है, जबकि अलवर में देखिए 50.6 का ही हो गया था। तो 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा ये अलवर में देखा गया। आगे, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो जून महीने में होती है। आप जानते हो क्यों होती है? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है, तो वह है जैसलमेर में। आगे, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो अपना है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत तापमान है 57 डिग्री से 58 सेंटीमीटर। 57 से 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत, मतलब 57 से 58 सेमी वार्षिक है। तो सेमी में पूछे तो 57.51 सेंटीमीटर और mm में पूछे तो 575 mm। आगे,
राजस्थान में औसत वर्षा होती है तो ये होती है अपनी 57.51 सेमी। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है 50 सेमी। नेक्स्ट ये देखिए 10 सेमी रेखा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है और भारत पाक सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। राजस्थान में केवल जैसलमेर जिले में गुजरती है, जबकि 25 सेमी रेखा ये उत्तर पश्चिमी जयपुर को लगभग उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। आगे 50 सेमी रेखा, 25 सेमी आप जान गए किसको बांटती है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग दो समान भागों में बांटती है। और 10 सेमी रेखा ये राजस्थान को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का तथा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारित करती है। देखिए आगे पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेमी रेखा से। पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेमी वर्षा रेखा से पश्चिमी रेतीली मैदान की। आगे आते हैं, राजस्थान में सम वर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम करता है, तो ये करता है अपना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है, तो ये करती है अपनी 25 सेंटीमीटर। कौन से, दोबारा देख लीजिए, राजस्थान रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है, 25 सेमी। 10 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में होकर गुजरती है, तो जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। आगे वैसे काफ़ी जिलों से हो, शायद ये जैसलमेर बीकानेर थोड़ा सा देखिए आपका अनूपगढ़ हो गया, तो ऐसे मतलब इसमें व्याख्या दे रखी है तो इसका आंसर नहीं दिया हो तो इसका मतलब पॉजिटिव माना हुआ आंसर है इसका। तो अपन लगभग वैसे पूछे तो जैसलमेर में 30 सेमी वर्षा रेखा समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जिले में से गुजरती है, तो जोधपुर और हनुमानगढ़ से 30 सेमी वर्षा रेखा। आगे जोधपुर हनुमानगढ़ होके राजस्थान में कौन से जिले में 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, तो 50 सेमी के पश्चिम में अवस्थित है कौन सा, ये अपना चूरू और हनुमानगढ़, ये पश्चिम है, जबकि भीलवाड़ा दौसा पूर्व में है। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, तो हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, ये उत्तर से दक्षिण की क्रम में है। क्या पूछा है, जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में पूछा है, तो आरोही क्रम में पहले हनुमानगढ़ में कम, फिर इसके बाद ज़्यादा जयपुर में, फिर उसके बाद बूंदी में और भी ज़्यादा, बांसवाड़ा में और भी ज़्यादा। आगे ये इनका क्रम है, देख लेना। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम है, तो उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। उदयपुर शब्द से क्या तात्पर्य है, तो लू शब्द से तात्पर्य है अपने धूल भरी एवं शुष्क हवा, स्थानीय गर्म हवा। नेक्स्ट भूमल्य क्या है, लघु क्षेत्र पर भूवल्य भी कहा जाता है। लू को गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल के से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, तो अपनी संवहनी क्रिया है। कौन सी संवहनी क्रिया है। राजस्थान में कौन सी जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, तो ये पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा की संख्या पाई जाती है, तो अपना ये पाई जाती है झालावाड़, कोटा और बारां में। झालावाड़ में सबसे अधिक, फिर इसके बाद कोटा, फिर बारां में। झालावाड़ में कितने दिन होती है वर्षा, 40 दिन। बांसवाड़ा में अपनी 38 दिन। इसके बाद आगे के दिनों में चलती जाती है। तो मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है तो समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नांकित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक बरसात एवं वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता की वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्त करता है, तो ये करता है, ये प्रतिलोम के रूप में यह संबंध है इसका। आगे नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, तो यह है अपना दक्षिण पश्चिमी भाग।
ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण समताप उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है। किस साल में बाड़मेर के कबास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? ये आई थी 2006 में। नेक्स्ट, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है अपना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है अक्टूबर से नवंबर तक का। देखो ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो ऑप्शन में ये इसी को मानेंगे। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है? तो कारण कौन सा नहीं है? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब, ये गलत है, जबकि हमारी ये तीनों पाई जाती है। अरावली की अवस्थिति, पृष्ठीय छाया प्रदेश में अवस्थिति और मानसून आगमन के समय की अति उष्णता, ये तीनों ही पाई जाती है। आगे आते हैं, राजस्थान के न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अपना है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? ये पाई जाती है सुदूर पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आपको वैसे ज़्यादातर नॉलेज लेना चाहिए। आइए, ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब का कौन सा क्षेत्र होता है? ये होता है उत्तर पश्चिमी। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी ये हुई थी 2019 में। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्न में से किस जिले में चलती है? तो ये चलती है गंगानगर में। सर्वाधिक आंधियाँ चलती है, लगभग 27 दिन चलती है। कितनी चलती है? वर्ष में 27 दिन चलती है। राजस्थान में किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आता है? तो ये आ जाता है अपना पाली जिले में, ये अपना 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो अरबी भाषा के शब्द से बना है। आगे, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो ये कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये यहाँ पे सारणी दी हुई है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र में। याद रखिएगा, शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र में कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। जबकि इनका थोड़ा थोड़ा और देख लेना, तापक्रम देखते हैं तो 40 से 45, सॉरी ये मरुस्थल का है, शुष्क में का 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है गर्मियों में, और जबकि सर्दियों में 0 से 10 डिग्री हो जाता है। वर्षा कितनी है? 10 से 20 डिग्री और बस 10 से 20 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क में 20 से 40, उपार्द्र में 40 से 60 और आर्द्र में 60 से 80 और अति आर्द्र में 80 से अधिक। याद रखिएगा। यहाँ की मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी के बारे में और देखिए। मृदा एंटीसॉल पाई जाती है, एरिडोसॉल्स पाई जाती है अर्धशुष्क में, और शुष्क में एंटीसॉल। और अपन की उपाद्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अल्फीसॉल। और अल्फीसॉल के ये जिले हैं पूरे देख लेना अच्छे से, और एरिडोसॉल के भी देख लेना। और इंसेप्टिसॉल, ये अपना इंसेप्टिसॉल में आते हैं कौन कौन से? ये धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डीग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो इंसेप्टिसॉल्स में आते हैं ये इंसेप्टिसॉल। और बर्टिसॉल में तो आप सब जानते हैं, डूंगरपुर, झालावाड़, दक्षिण प्रताप, बांसवाड़ा, सलूम्बर और ये कोटा बूंदी। आपको अच्छे से पता है ये, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलो इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। जलवायु प्रदेश को सुमेलित करना है, तो अभी आपको बता दिया है मैंने, तो कौन से जिले कहाँ पर हैं ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कौन से जिले कहाँ पर हैं। चलो करते हैं। तो ये है अपना शुष्क क्षेत्र का। तो शुष्क क्षेत्र अपना कहाँ पे है? जैसलमेर में। इसके बाद में अर्धशुष्क, ये अर्धशुष्क चूरू है। और उपाद्र, तो उपाद्र है अपना अलवर। अति आर्द्र में आता है अपना झालावाड़। कर दोगे आसानी से। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क प्रकार की अभी आपको बता दिया है, तो शुष्क प्रकार की पाई जाती है अपने बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो हमें पता है ध्रुवीय नहीं पाई जाती, ये पृथ्वी के ध्रुवों पर पाई जाती है। निम्न में से सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए इसको। तो इसको सुमेलित करना है, ये करिए। जैसलमेर में शुष्क क्षेत्र में आता है, जयपुर आता है अपना उपाद्र में,
और सवाई माधोपुर आता है अपना आर्द्र में और झालावाड़ आता है अति आर्द्र में। समझोगे? समझ गए। आगे उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है तो ये है अपनी अर्ध शुष्क। उत्तरी पूर्व की बताया है तो उत्तरी पूर्व की है अपनी अर्ध शुष्क। कौन सी है? अर्ध शुष्क। एरिडोसॉल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है तो अभी आपको बताया है एरिडोसॉल्स अर्ध शुष्क में पाई जाती है। 5 भागों में बांटा था उसको, तो सुमिलित कीजिए। तो अभी देखो मैंने आपको बता दिया है एरिडोसॉल्स कहाँ पाई जाती है, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स और बर्टिसॉल्स। तो बर्टिसॉल्स के बारे में तो आप देख लीजिए, ये झालावाड़ की तरफ पाई जाती है, तो कोटा बूंदी झालावाड़ में। तो ये अपना अति आर्द्र में पाई जाएगी ये। इसके बाद में अल्फीसॉल्स, एरिडोसॉल्स तो आपको अर्ध शुष्क में पाई जाएगी। इंसेप्टिसॉल्स शुष्क में पाई जाती है। तो कहाँ पे जाती है? ये शुष्क में पाई जाती है इंसेप्टिसॉल्स। और अब बच्चा कौन सा? सी, अल्फीसॉल्स, ये उप आर्द्र में पाई जाएगी। तो देख लीजिए आंसर दूसरा होगा। आगे, मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है बर्टिसॉल्स शुष्क में नहीं, अति आर्द्र में आएगी, जबकि एरिडोसॉल्स अर्ध शुष्क में है और अल्फीसॉल्स आर्द्र में है और इंसेप्टिसॉल्स ये अपने उप आर्द्र में है, इंसेप्टिसॉल्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इसके बाद में अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? चलो, तो ये अपना अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो अपना अर्ध शुष्क वाला है जोधपुर, जबकि झालावाड़, प्रतापगढ़ ये है अपना अति आर्द्र में आते हैं दोनों। और जब ये है आते हैं किस में आते हैं? आर्द्र में आते हैं जयपुर। आगे तो जोधपुर अपना आएगा अर्ध शुष्क में। आगे राजस्थान का वह जिला जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है झुंझुनू में अर्ध शुष्क। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक, इन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। याद रखोगे, उप आर्द्र जलवायु। आगे आते हैं, देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अभी आपने देखा उप आर्द्र जलवायु। झालावाड़, बांसवाड़ा किस जिले की जलवायु खंड में सम्मिलित है? ये अपना अति आर्द्र प्रदेश की जलवायु प्रदेश में। झालावाड़, बांसवाड़ा अति आर्द्र प्रदेश में आते हैं। अति आर्द्र प्रदेश में अभी आपने देखा है कौन कौन से? झालावाड़, बांसवाड़ा, यही क्वेश्चन है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला है? ये भी क्वेश्चन डबल नहीं है। अब क्या पूछा? नहीं है, तो उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है, जबकि सिरोही, बांसवाड़ा, बारां है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो कोटा है, आप समझ गए होंगे। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो अर्धशुष्क में आता है अपना जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, ये किस में आता है? अर्धशुष्क में। जबकि आते हैं 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत आयु वायुमंडल की दशाओं को कहते हैं तो जलवायु। क्या कहते हैं? 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये इसकी व्याख्या है, देख लेना। निम्न शहरों को औसत तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1, 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है। तो गंगानगर, जयपुर, कोटा, माउंट आबू, ये किस किस क्षेत्र में आते हैं? तो हमें बताना है इसको। तो इसमें ये कूट दिए हुए हैं, तो थोड़ा लेंथ है सवाल, तो आप समझिए 1, 2, 3 को दर्शाना है। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है सवाल कहाँ पे है और आंसर कहाँ पे है, तो आप इसको स्किप करिए मेरे हिसाब से। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना गया है, तो थॉर्नबर्ट को माना गया है वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर। जो थॉर्नबर्ट ने वर्षा को माना था, किसको माना था? वर्षा को माना था जलवायु का वर्गीकरण का आधार। देख लीजिए वर्षा को, ये देखिए थॉर्नबर्ट ने वर्षा को माना था, और जबकि टी बार्थर ने क्या माना था? ये वनस्पति को माना था इसने। चलो, टी बार्थर ने कॉपेन के वर्गीकरण के विस्तार करते हुए प्राकृतिक आधार पर वनस्पति को माना था। देखिए टी बार्थर ने क्या माना था? वनस्पति को, जबकि थॉर्नबर्ट ने वर्षा को माना था। चलो, कॉपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो अभी बताया आपको कि कॉपेन ने किसको माना था?
तो कॉपेन ने माना था वनस्पति को। किसको? वनस्पति को माना था। कॉपेन ने वनस्पति को माना था। आगे आते हैं, ये कॉपेन की जलवायु विवरण है। तो कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण किया हुआ है, देख लीजिए। BWHW, BSHW, CWG और AW, ये कॉपेन की जलवायु है। ये जर्मनी के निवासी कॉपेन भारत में जलवायु वर्गीकरण को दर्शाते हैं। आगे आते हैं, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो ये अपन की ये के वाली नहीं पाई जाती, जब BW वगैरह ये पाई जाती है। आपने देखा होगा, पढ़ रखा है, आप क्वेश्चन निकाल रहे हो। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कॉपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3 और 4 में अंकित सही क्रम बताना है। तो अब इसको तो बता देंगे हम। तो देखिए 1, 2, 3, तो पहले नंबर पे 1 है ये, तो ऊपर वाला क्षेत्र, फिर 2, फिर 3, 4। तो इस प्रकार हमें बांटना है पहले शुष्क में। तो हमें ये पहले ये आएगा BWHW, फिर BSHW और शुष्क वाला, फिर CWG और AWG। नेक्स्ट, कॉपेन ने बांटा हुआ है। कॉपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हमें पता है CWG उत्तरी राजस्थान से सम्मिलित नहीं है। आपको पता है ये कहाँ का है? अभी आपने देखा CWG यहाँ का है, इस जगह का CWG है, जबकि ये है अपना AW। आगे आते हैं, चलो। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो किस में दर्शाता है? तो अरावली के पश्चिम का भाग है ये। आगे, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में पाई जाती है। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो ये है अपना BSHW में। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है, तो ये AW, सीकर, झुंझुनू नहीं है भाइयों, आपको अच्छे से पता है। तो ए वाला गलत होगा, जबकि और सही है। आगे, कॉपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? तो BSHW में समाहित है, बाड़मेर, झुंझुनू। आगे, BWHW का अभिप्राय है, आप अच्छे से जानते हो, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। कॉपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है BWHW। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, तो ये आता है जैसलमेर। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हम जानते हैं BSHW जयपुर से संबंधित नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। BWHW गंगानगर से, CWG अलवर से है और AW कोटा से संबंधित है, आप अच्छे से जानते हो। कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? तो ये है अपनी BWHW। कॉपेन ने ये बांटे हैं, तो आपको बता चुका हूँ, सुमिलित कीजिए। कॉपेन की जलवायु प्रदेश है, तो कॉपेन की जलवायु प्रदेश अभी आपको बता चुका हूँ। AW किससे संबंधित है? तो AW अपना बांसवाड़ा से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में BSHW, ये अपना सीकर से संबंधित, नहीं गंगानगर नहीं, ये अपना सीकर से संबंधित है, तो ये इससे संबंधित होगा। और ये AW संबंधित हो गए बांसवाड़ा से, और BWHW ये गंगानगर से संबंधित होगा, और CWG ये धौलपुर से संबंधित होगा। बिल्कुल, आगे चलते हैं। तो चलो आगे, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सम्मिलित है? तो हमें बताने हैं सही सम्मिलित है, तो हमें AW झालावाड़ बिल्कुल सही है। इसके बाद CWG बांसवाड़ा नहीं है मेरे भाई, ये बांसवाड़ा में तो AW लग जाता है, जबकि BSHW अलवर में नहीं है, ये ज़्यादा शुष्क थोड़ी है। और बीकानेर में BWHW बिल्कुल है यहाँ पे, तो ये वाला है और ये वाला भी है। आगे, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप समझ गए होंगे, AW ये अपने दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व भाग क्षेत्र में पाई जाती है, आप जानते हो, झालावाड़, बांसवाड़ा की तरफ, कोटा की तरफ। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु को सम्मिलित है? तो आप समझ गए हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, माधोपुर तो नहीं आता ना, तो कहाँ पे
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ ये आते हैं। आगे कोपेन के जलवायु के कोपेन राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW पाई जाती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया है डूंगरपुर जिले में, और जब जितनी बार रिपीट करोगे उतने ज़्यादा आपको याद होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु है? तो अपनी भरतपुर है CWG प्रकार की, जबकि बांसवाड़ा में कौन सी AW पाई जाती है? सीकर में BSHW पाई जाती है, और हनुमानगढ़ में आप जानते हो कौन सी पाई जाती है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSHW पाई जाती है। इसके बाद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है AW। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती AW प्रकार की, बूंदी में नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती? बूंदी में नहीं पाई जाती, जो बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? ये करता है AW। आगे, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है BWHW। आगे, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सम्मिलित नहीं है, तो ये BWHW नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे BSHW पाई जाती है बाड़मेर में। आगे आते हैं हम CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग है, तो कौन सा है अपना? तो राजस्थान का भूभाग CWG। तो CWG में अरावली पर्वत के उत्तरी पश्चिमी भाग, तो CW में है क्या? अरावली पर्वत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग तो नहीं है, ये भी क्रॉस। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग वाला नहीं है। इस प्रकार राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है। अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी, ये पूर्वी भाग, ये आंसर होगा इसका चौथा। नेक्स्ट आते हैं, चलो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित है? तो ये है अपना सही सम्मिलित पूछा है। तो ये है अपना CWG भरतपुर में है, और AW डूंगरपुर में है। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको अब तो पता लग गया होगा, तो किसका? उपाद्र का CWG। आगे, जलवायु प्रदेश संकेताक्षर कोपेन को सम्मिलित करते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे। तो उप आद्र तो पहले तो देखते हैं जो अपन पे आता है वो बताए। उप उष्णकटिबंधीय ये आते हैं इससे, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र तो ये अपने इससे, और स्टेपी और उप आर्द्र तो देख लीजिए ये अपना, एक मिनट, ये अपना उप आर्द्र तो होगा अपन, आर्द्र तो CWG। इसके बाद उष्णकटिबंधीय अभी आपने देखा उष्णकटिबंधीय, और इसके बाद में स्टेपी अपना BSHW, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र तो आप जानते हो AW से है। किससे है? AW से है, AW से। राजस्थान में जलवायु प्रदेश में कौन से सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये करता है BWHW। मेवात एवं डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो मेवात और डांग क्षेत्र अपना CWG में है, उपाद्र में। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान को सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो CWG के क्षेत्र में आता है। ये लगभग 58% पे यही क्षेत्र है CWG। आगे आते हैं, थानबाट के अनुसार ये अपना DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो थानबाट अपना वर्षा को मानता है, तो थानबाट किसको मानता है? वर्षा को। आगे, सिरोही, पाली और अजमेर इसके जलवायु प्रदेश के निम्न से DAW आता है। कौन सा DAW कहाँ आता है? सिरोही, पाली, अजमेर में DAW। थानबाट जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में आता है वो है अपना DAW में। आगे, थानबाट के जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CAW आता है? तो CAW आता है कोटा, झालावाड़, बारां में। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सम्मिलित नहीं है, तो
तो सुमेलित नहीं है। EAD जलवायु पूर्वी राजस्थान का भाग नहीं है, जबकि DVW उत्तरी राजस्थान का भाग है DVW, और DAW अपना मध्य राजस्थान का है DAW, और CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थान का है। तो देख लीजिए अपने व्याख्या, हमने कहीं ये व्याख्या दी हुई है, तो देख लीजिए थोड़ा सा थॉर्नबर्ड के बारे में, तो अपन देख लेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, इसका अपना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है। तो आर्द्र क्षेत्र में तो आपको ये जिले समझ में आ गए होंगे। शीत ऋतु प्राय सूखी रहती है, सवाना वनस्पति पाई जाती है, सवाना में मानसून प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और DAW में उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र क्षेत्र है ये DAW, ये उष्ण कटिबंधीय, इसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं DAW में। यहाँ पे ग्रीष्मकालीन तापमान उच्च रहता है तथा वर्षा कम होती है। इसके बाद आते हैं DVW, इसमें DVW में अपन गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू एवं बीकानेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है, और इसका प्रतिनिधि बीकानेर करता है DVW का। और EAD ये उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश है। इसमें पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़ इसका प्रतिनिधि करता है जैसलमेर EAD का, तो याद रखिएगा। चलो दोस्तों, कंप्लीट होती है। यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो बताना और कमेंट करना। आगे की जो पेज है हम उसका वीडियो बना के आगे लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो बोल देना, एक बार कमेंट जरूर करें।